सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि इस चैनल की रीच बढ़ जाए। और इसके अलावा इस वीडियो का यूज़ आपको कैसे करना है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो, अपने आंसर खुद लगाओ और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखो, ताकि आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो रिटेंशन है वो रह सके। ठीक है, अगर आप ऐसे ही इस वीडियो को देखोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है ना ऐसे ही सुनते सुनते भूल भी जाओगे। ठीक है, पूरे 10 क्वेश्चंस देखोगे भूल जाओगे, लेकिन अगर 10 क्वेश्चंस को आप एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह इसको यूज़ करोगे ना, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह इसमें इन क्वेश्चंस को करोगे तो ही आपको इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन याद रहने वाला है, या इनके आंसर याद रहने वाले हैं, या फिर ये क्वेश्चंस आपको याद रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे हम आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग। बोल रहे हैं कि पार्ट 9 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कौन कौन से प्रोविजंस हैं, आप सभी को पता है। पार्ट 9 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 243 से लेकर 243 ZT तक इसमें आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 9 में पंचायत भी आती हैं, म्यूनसिपैलिटीज भी आती हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आती हैं। ठीक है, पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B, ठीक है, ये सुने होंगे, तो ये सारे पार्ट 9 के ही पार्ट हैं। ठीक है, तो ये सारे ही पार्ट 9 में आते हैं। तो इसका हमें क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट कितने? तीनों ही हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, किसके बारे में? पार्ट 9 के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको कि पार्ट 9, देखो अगर मेरे ख्याल से मैंने इसका बताया टोटल पार्ट 9, मतलब पार्ट 9 में पार्ट 9A भी इंक्लूड कर दिया है, पार्ट 9B भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए कि पार्ट 9 में कौन सा है, वैसे तो ओनली पंचायत आएंगी। ठीक है, ओनली पंचायत, अगर केवल पार्ट 9 है तो। ठीक है, ये मैंने टोटल पार्ट्स बता दिए हैं। पार्ट 9, अगर पार्ट 9, ठीक है, पार्ट 9 अगर A की बात करें तो उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ आ जाती हैं। पार्ट 9B की बात करें तो उसमें क्या आ जाते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं। तो ये सारे मिला के मैंने बताया आपको। ठीक है, तो कई बार बच्चे बोल देते हैं गलत आंसर हो गया ये। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बताया, इसमें पार्ट 9 के मैंने सारे पार्ट्स भी इंक्लूड कर दिए। इसका आंसर, इसलिए इसका क्या आंसर है? D है। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पर हम आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन टू द पंचायत। पंचायत में जो इलेक्शन होते हैं उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले, इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन विच इज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पंचायत में जो इलेक्शन है वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के क्या है? सबऑर्डिनेट नहीं होती है। ये भी एक इंडिपेंडेंट मतलब बॉडी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकेंड है, ए पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड टू कंटेस्ट ए स्टेट असेंबली इलेक्शन कैन नॉट कंटेस्ट लोकल बॉडी इलेक्शन टू। बोल रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन नहीं लड़ सकता वो लोकल बॉडी इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आप सभी को पता है स्टेट असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? हमें 25 ईयर्स चाहिए मिनिमम एज, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने के लिए या पंचायत वगैरह के इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम मतलब कितनी एज चाहिए? 21 ईयर्स। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं है वो लोकल बॉडी के लिए भी नहीं है। ये मान लो कि आप 24 साल के हो, आप स्टेट असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन तो लड़ सकते हो। तो इसका मतलब दोनों की क्वालिफिकेशन सेम नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगी, और हमें क्या बतानी है? करेक्ट बतानी है। भाई करेक्ट तो ना तो फर्स्ट है और ना सेकंड है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? D। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? ग्राम सभा के बारे में बताना है। किसके बारे में? ग्राम सभा के बारे में। सबसे पहले है जो टर्म ग्राम सभा है वो डिफाइंड नहीं है। भाई देखो, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, पंचायत आई, तब ग्राम सभा को डिफाइन भी किया गया। तो ऐसा नहीं है कि ग्राम सभा डिफाइन नहीं है। सेकंड, परमानेंट बॉडी है। बिल्कुल भाई, परमानेंट बॉडी है, तभी तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके अंडर इनको परमानेंट बना दिया गया। फिर है थर्ड है द पावर टू एनुअल अ डिसीजन ऑफ ग्राम सभा रेस्ट विद स्टेट गवर्नमेंट। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर कोई ग्राम सभा का डिसीजन है उसको कोई एनुअल करना है तो उसको एनुअल कौन कर सकती है? ग्राम सभा इटसेल्फ। कौन कर सकती है? ग्राम सभा इटसेल्फ, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ये चीज़ ध्यान रखना। उसको कौन कर सकती है? ग्राम सभा इटसेल्फ ही उसको एनुअल कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमें क्या बतानी है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो भाई केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, सेकंड वाली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राम सभा के बारे में। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा किसके बारे में, अब अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 आइडेंटिफाइज 18 लोकल लेवल फंक्शंस टू बी डिवोल्व टू म्यूनसिपैलिटीज इंक्लूडिंग प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग एंड पब्लिक हेल्थ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था उसमें 18 जो लोकल लेवल के फंक्शंस थे वो म्यूनसिपैलिटीज़ को डिवोल्व कर दिए गए थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। सेकंड है, सिंस द इनैक्टमेंट ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इलेक्शंस टू द अर्बन लोकल बॉडीज इज हेल्ड वंस इन एवरी 5 years इन ऑल स्टेट्स इन इंडिया। तो आप सभी को पता होना चाहिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने तो चाहिए, लेकिन हर 5 साल के बाद होते हैं नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी है इलेक्शंस में, ऐसा नहीं है कि हर साल हो ही रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग होगी कि हर साल हर 5 साल के बाद हो ही रहे हैं, नहीं, डिसकंटिन्यूस भी हैं, 2-2 3-3 साल तक पोस्टपोन हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के उनके कारण। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है, एज पर द अमेंडेड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1888 मेयर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल इन ऑल स्टेट्स। देखो मेयर्स मेनली क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे वो इलेक्टेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह जो मेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड ही होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट तो भाई क्या है, केवल एक ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें किसके बारे में बताना है, फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में आ जाता है। सबसे पहले द हेड ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन दिल्ली इज़ मेयर। बोल रहे हैं कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली की है उनके जो हेड होते हैं वो मेयर होते हैं, जो नॉमिनल हेड होते हैं और उनकी लिमिटेड पावर्स होती हैं। उनकी क्या होती हैं, लिमिटेड पावर्स होती हैं। तो ये क्या है, ये हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हेड कौन करते हैं, मेयर करते हैं, उनकी थोड़ी लिमिटेड पावर होते हैं, जैसे कि हाउस की मीटिंग बुलाना, ये सब, ठीक है। सेकंड है, इट इज़ दिस स्टैंडिंग कमेटी दैट इफेक्टिवली मैनेज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली विद फंक्शन सच एज गिविंग फाइनेंशियल अप्रूवल टू प्रोजेक्ट्स, फाइनलाइजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टैंडिंग कमेटी का ये सारे काम है। थर्ड है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी हैज़ अ चेयरपर्सन एंड अ डिप्टी चेयरपर्सन हु इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग स्टैंडिंग कमेटी मेंबर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में चेयरपर्सन होते हैं, डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं, जो मतलब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उन्हीं से इलेक्टेड होते हैं। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है, करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइनर इरिगेशन सेंसस इन इंडिया। देखो हमें कुछ स्टेटमेंट्स देखने किसके बारे में, माइनर इरिगेशन सेंसस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन सेंसस है, याद रखना इसको, ठीक है। आज तक केवल और केवल 6 बार ही हुआ, ये 6th बार, मतलब 2023 में 6th माइनर इरिगेशन सर्वे आया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले माइनर इरिगेशन सर्वे इज कंपेडियम ऑफ बोरवेल, ट्यूबवेल एंड अदर प्राइवेटली ओन्ड इरिगेशन सोर्सेज बाई फार्मर्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है कि भाई माइनर इरिगेशन सर्वे इन सब के बारे में बताता है, जो भी बोरवेल, ट्यूबवेल, अदर प्राइवेटली ओन्ड इरिगेशन सोर्सेज जो भी फार्मर यूज करते हैं उन सब के बारे में चेक रखता है, कौन सा, माइनर इरिगेशन सेंसस। सेकंड है, माइनर इरिगेशन सेंसस रिपोर्ट्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ यूज ऑफ इरिगेशन स्कीम्स। तो आप सभी को बताना चाहिए, मान लो कि आज सेंसस आया, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो पास्ट में जो यूज हो रहे थे। मान लो कि अभी सर्वे आया 2023 में, उसने किसका डेटा बताया, 2017-18 का उसने डेटा बताया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि वो प्रेजेंट का बताता है, नहीं, वो मतलब थोड़ा सा जो पास्ट का है ना उसका स्टेटस बताता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, बिल्कुल गलत होगी कि माइनर इरिगेशन सर्वे रिपोर्ट करता है रिफ्लेक्शन ऑफ जो पास्ट स्टेट ऑफ यूज ऑफ इरिगेशन स्कीम्स है उसका। थर्ड, इट इज कंडक्टेड बाय नीति आयोग। तो इसको कंडक्ट कौन करता है, तो याद रखना ये जो सेंसस रिलीज किया है किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये रिलीज किया है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। फोर्थ है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ माइनर इरिगेशन सेंसस विंड एंड सोलर एनर्जी डोमिनेंट सोर्स ऑफ पावर है, जिससे वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि भाई इस सेंसस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग जो मेजर चीज़ है ना जहाँ से मेनली वो यूज़ होती है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर डोमिनेंट सोर्स ऑफ पावर की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिसिटी, ना कि विंड एंड सोलर एनर्जी है, तो बहुत कम यूज़ हो रहे हैं। मेन सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मेन सोर्स है।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें क्या बतानी है, करेक्ट ही स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल हमारी एक ही स्टेटमेंट है इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अभी देखो मैंने माइनर इरिगेशन सेंसस के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दी कि भाई देखो 6th सेंसस है ये, तो इससे पहले कितने सेंसस हो चुके हैं, 5 सेंसस हो चुके हैं। वो कब कब हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सेंसस हुआ था 1986-87 में। ठीक है, सबसे पहले हुआ था 1986-87 में, उसके बाद हुआ 1993-94 में, उसके बाद हुआ हमारा 2000-2001 में, उसके बाद हमारा हुआ 2007 में, और उसके बाद हमारा हुआ 2013-14 में, और अब हमारा हुआ 2022-23 में। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमारे पहले 5 सेंसस हो चुके हैं। ये कौन से वाला माइनर इरिगेशन सेंसस है, ये 6th सेंसस है, और इसको किसने निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये मतलब 6th सेंसस को रिलीज़ किया है, ताकि मतलब ये दिखाने के लिए कि हमारे देश में इरिगेशन कौन कौन सी इरिगेशन प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं। ठीक है, मेनली ये दिखाने के लिए कि क्या है हमारे स्टेट में, हमारे देश में स्टेट ऑफ इरिगेशन प्रैक्टिसेस, कौन किस टाइप की प्रैक्टिसेस यूज़ करता है, कि किस टाइप की प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, नॉर्मल ऐसा माना गया है कि मतलब टोटल अगर माइनर इरिगेशन स्कीम्स की बात करें तो 23 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं। कितनी है, अप्रोक्स 23 मिलियन है। उसमें से जो 94% है वो क्या यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर्स को यूज़ करते हैं। 94% स्कीम्स में ग्राउंड वाटर स्कीम्स का यूज़ किया जाता है, और जो 5% है उसमें सरफेस वाटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो बच गया 5% उसमें किसका यूज़ किया जाता है, या 5.2%, ये 94 पॉइंट समथिंग है, 94.8 है ये। ठीक है, 94.8 ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है। 5% स्कीम्स में किसका यूज़ किया जाता है, सरफेस वाटर का यूज़ किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, कि जो टोटल माइनर इरिगेशन स्कीम्स है उसमें 94% या अप्रोक्स 95% ग्राउंड वाटर स्कीम्स हैं, और 5.2% सरफेस वाटर स्कीम्स हैं। उसमें भी अगर हाईएस्ट शेयर की बात करें तो वो डग वेल्स का है सबसे ज़्यादा, मतलब अगर बात करें तो वो किसका शेयर है, डग वेल्स का। ठीक है, डग वेल्स का सबसे ज़्यादा शेयर्स है माइनर इरिगेशन स्कीम्स में। उसके बाद शैलो ट्यूबवेल, मीडियम ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल उसके बाद आते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा माइनर इरिगेशन स्कीम्स हैं कहाँ पे, यूपी में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, यूपी में। उसके बाद कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे है, एमपी में। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये माइनर इरिगेशन स्कीम सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, यूपी में, फिर है महाराष्ट्र में, फिर है एमपी में। ठीक है, और अगर डग वेल्स की बात करें, डग वेल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ये मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा डग वेल्स हैं, तो डग वेल्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डग वेल्स हैं। ये थोड़ा सा मतलब वो चीज़ होगी है इसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ इसमें देखी गई हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखना इनको। और बस, तो मेजर चीज़ें मैंने माइनर इरिगेशन सेंसस के बारे में बता दी हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के बारे में बताना है। सबसे पहले इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है, जिसमें मेनली हम इंपोर्ट्स को रिप्लेस करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। तो आप सभी को पता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं उसको सब्सटीट्यूट करते हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। एक तरीके से इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, लेकिन मेंस में अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो इसको मत लिखना। ठीक है, वैसे तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी ही है, लेकिन मीन्स में ये चीज़ नहीं लिखनी है, क्योंकि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया का जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है वो केवल हमारे लिए नहीं, मतलब अगर हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं तो वो केवल इंडिया के लिए नहीं है, वो वर्ल्ड के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ऐसा यूज़ करना है। लेकिन हाँ, इस स्टेटमेंट में ये बिल्कुल सही है कि भाई इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी है, जिसमें हम इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। सेकेंड है, इंपोर्ट कवर इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इंपोर्ट दैट कुड बी पेड फॉर अ कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है कि भाई इंपोर्ट कवर में क्या होता है कि हम कितने महीने तक इंपोर्ट को फॉरेक्स रिजर्व से मतलब पे कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, और हमें क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इनकरेक्ट तो भाई ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या जाता है, डी। ठीक है,
तो आ जाते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है भाई, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसार कन्वेंशन के बारे में। 2-3 दिन पहले भी शायद करवाया मैंने ये, है ना, रामसार कन्वेंशन। सबसे पहले है डेजिग्नेशन ऑफ अ वेटलैंड अंडर रामसार कन्वेंशन विल लेड टू फंडिंग फ्रॉम रामसार सेक्रेटरीट। ऐसा नहीं है कि हमेशा फंडिंग ही आएगी अगर रामसार कन्वेंशन के अंडर कोई वेटलैंड आ गया, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। मेनली उस रामसार साइट को एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस मिल जाती है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है एवरी रामसार साइट इज नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बोल रहे हैं हर एक रामसार साइट जो भी है इंडिया में वो प्रोटेक्टेड, नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया। कैसा हो सकता है कि मतलब देखो ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग ही होती है, तो ऐसा नहीं है कि सारी ही रामसार साइट्स जो है वो नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर आती हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। थर्ड है द रामसार डेजिग्नेशन फॉर अ वेटलैंड कैन बी टेकन ऑफ इफ द कंट्री डजंट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपकी रामसार डेजिग्नेशन जो है किसी भी वेटलैंड की वो वापस ली जा सकती है अगर जो भी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं अगर वो मेट नहीं हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल एक ही स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट तो हमारी इसके बारे में क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो गाइज हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। और सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वाले जो वीडियो थी उसमें सारी चीज़ें बता दी थी, तो शायद आपने वो देख लिया होगा। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में, रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले है दी मैग्नेट्स मेड फ्रॉम रेयर अर्थ मेटल्स आर मोर पावरफुल देन कन्वेंशनल वंस। बोल रहे हैं कि जो मैग्नेट हमारे रेयर अर्थ मेटल से बनते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल वन से बनते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, ये सही है। दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ बिकॉज अर्लियर इट वाज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट दैम फ्रॉम देयर ऑक्साइड फॉर्म्स टेक्नोलॉजिकली। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रेयर अर्थ इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है उनके ऑक्साइड से। थर्ड है नॉट ऑल रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन इंडियन डिपॉजिट्स इन एक्सट्रेवेबल क्वांटिटीज़। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई, सारे ही रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं इंडियन डिपॉजिट्स में, जिनको हम कुछ एक्सट्रेवेबल जो क्वांटिटी है उसमें निकाल सकें। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट बतानी है भाई। तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले है द एविडेंस एक्ट डिफाइंस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एज दोज विच होम द रिकॉर्ड्स ऑफ सॉवरेन ऑथोरिटी, ऑफिशियल बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स एंड ऑफ पब्लिक ऑफिसेज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप सभी को पता है कि भाई एविडेंस एक्ट के अंडर ये बोला गया होगा पब्लिक डॉक्यूमेंट इन सबको बोला जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भाई इनको बोला जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोली गई है। सेकंड है इट डज नॉट इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स केप्ट इन फॉरेन कंट्री। अब भाई देखो किसी फॉरेन कंट्री में अगर कोई डॉक्यूमेंट रखे गए हैं और वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के हैं, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको क्यों नहीं पब्लिक डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है भाई, उनको भी बोला जाएगा। थर्ड है द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट चार्जशीट प्रिपेयर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आर आल्सो पार्ट्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली बोला है कि जो भी चार्जशीट होगी ना, जो भी चार्जशीट होगी वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। वो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका फ्री पब्लिक एक्सेस हो सकता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा क्या है, करेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इसका, ए, ठीक है। और इसमें मैंने जो बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि चार्जशीट जो आप प्रिपेयर करते हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो प्रिपेयर करती हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, ये उन्होंने बोला। अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, इसका मतलब अगर आप वोलेट करते हो, अगर आप उसको कहीं पे भी सर्कुलेट कर देते हो या फिर उनका पब्लिक एक्सेस दे देते हो, तो इससे जो CRPC के प्रोविजंस हैं उनको आप क्या कर रहे हो, वोलेट कर रहे हो, क्योंकि इससे राइट ऑफ एक्यूज्ड या फिर विक्टिम या फिर जो भी राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके राइट्स क्या होते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उन सबके राइट्स क्या होते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो ये उन्होंने बोला है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला था, इसलिए ये स्टेटमेंट इंक्लूड की गई है। कुछ करंट से इनमें स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो आजकल आप सभी को पता है क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चन जो आते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। और जो भी हमारे आज हमने थोड़े बहुत पॉलिटी के क्वेश्चन किए, उसका अगर आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन देखना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है, तो आप हमारी विजन IAS की जो टेस्ट सीरीज है उसकी भी एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो, जो कि आपको
प्ले लिस्ट में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पेज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपके जितने भी मार्क्स रहे हों 10 में से वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इसके अलावा अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट या फिर कोई सजेशन देना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो इसी नोट पेज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।